देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। मुल्क में इस वक्त मीम वॉर चल रही है। एटमी ताकत होने की वजह से कौम जानती है कि भारत पाकिस्तान पर हमला आवर नहीं हो सकता। डॉक्टर अब्दुल कदीर की मेहरबानी की कि उन्होंने हमें सिक्योरिटी के महाज पर मजबूत बना दिया। लेकिन इस वक्त जो असल मसला है वो क्या है, वो सबको पता है। वो है माशी बदहाली का। हमारा मुल्क पिछले कई सालों से मुआशी एतबार से बर्बाद हुआ है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी के इजलास में वजीर आजम के मुशीर बराए उमूर निजकारी मोहम्मद अली की जानिब से पेश किए गए अदाद-ओ-शुमार ने सरकारी शोबा इजात में पाए जाने वाली नाअहली और बदइंतजामी को उजागर किया है। मुल्क के कई सरकारी इदारे गुज़िश्ता 10 साल से कौमी खजाने पर बोझ बने रहे हैं। साल में 23 इदारों ने कौमी खजाने का 55 खरब रुपए का नुकसान किया है। ये नुकसान 5.19 अरब डॉलर्स का बनता है और इसमें अगर सिर्फ कौमी एयरलाइन पीआईए की बात की जाए तो उसे 700 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। ये 1-2 रुपए की बात नहीं, अरबों और खरबों की बात हो रही है। मौजूदा 5500 में से सिर्फ 1500 यूटिलिटी स्टोर्स ही पाल रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स को रवा साल मख्तस करदा 60 अरब रुपए नहीं दिए गए। स्टोर्स के 2237 मुलाजमीन को फारिग किया जा चुका है। बिजली की 3 तकसीमकार कंपनियों सेप्को, हेस्को और पेस्को भी खसारे का शिकार है। जहां इदारों और उसमें काम करने वाले मुलाजमों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है, वहीं इदारे खसारे में और हुकूमत वाह वाह पटोरने में लगी है। लेकिन वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 60 सालों में कम तरीन सतह पर है और ज़र मुबादला ज़खायर दुगने हो गए हैं। वजीर खजाना साहब, ये बातें आपकी बजाय मगर अवाम तक आपकी इन खुशखबरियों के नताइज नहीं पहुंच रहे। एक आदमी तक ये जो अमरात है वो नहीं पहुंच रहा है। जो सख्त फैसले हैं उनके नताइज अवाम तक बासानी पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी आइंदा बजट के लिए आलमी मालियाती इदारे IMF ने तरक्याती बजट से सूबाई नौयत की तरक्याती मंसूबे खत्म करने का मुतालबा किया है। इसके नताइज आवाम डायरेक्ट भुगतेगी। एक तरफ हुकूमत कहती है कि सब सही चल रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत के इदारे खसारे में जा रहे हैं और IMF तरक्याती काम करने से भी रोक रही है। दूसरी जानिब मौजूदा हुकूमत को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। इस मुल्क की कमोबेश 70% अवाम मौजूदा हुकूमत को मुंतखब शुदा हुकूमत नहीं मानती। जंग के तबल बज रहे हैं। तहरीके इंसाफ अलग महाज खोले हुए है। कैनाल्स के मामले पर सिंध पूरा बंद है और ये 1-2 दिन नहीं, कई दिनों की बात है। एक ही वक्त में इतने मसाइल होना क्या नाकाम हुकूमत की निशानी नहीं है? हुकूमत को इन मसाइल से निपटने के लिए आखिर क्या करना चाहिए? पीपल्स पार्टी आखिर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां हुकूमत का साथ दे सकती है और कौन सी ऐसी लाइन है जिसके आगे पीपल्स पार्टी हुकूमत से अपनी सपोर्ट वापस लेगी? इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले आज मौजूद है प्रोग्राम में सलीम मानवी वाला साहब हैं, साबिक वज़ीर खजाना है, सेंटर है। साथ ही मईशत पर उनकी बड़ी गहरी निगाह होती है और सीसी के मेंबर भी हैं पीपल्स पार्टी के मरकजी अहम रहनुमा, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सलीम मानवी साहब फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। सलीम मानवी साहब, जो हालात हैं माशी और जो सूरत हाल है वो मैं सारी एक्सप्लेन कर दी और आपने सुन ली। अब सवाल यही है कि पीपल्स पार्टी कैसे देखती है सबसे पहले इस मामले को कि जी वजीर खजाना कहते हैं कि महंगाई नहीं सस्ताई हो रही है और ज़र मुबादला के ज़खायर और नंबर्स और डिजिट्स में वही हमेशा की तरह आवाम को फंसा दिया गया है। लेकिन जब दूसरी तरफ हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो आवाम के पास समरात हैं इन सब चीज़ों के लोकल लेवल पे वो नहीं पहुंच रहे। देखिए रिदा, इकोनॉमी के दो हिस्से हैं। जो मेरा ख्याल है फाइनेंस मिनिस्टर बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं मैक्रो स्टेबिलिटी की। मैक्रो स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि आपके यहाँ इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी ख़त्म हो, एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज हो, आपका ट्रेड बैलेंस सही हो, आपके इंटरेस्ट रेट नीचे आए, आपका इन्फ्लेशन नीचे आए। वो इन चीज़ों की बात कर रहे हैं। अब जहाँ तक आपने बात की कि कॉमन आदमी को, आम आदमी को इसका इफेक्ट अभी तक नहीं पहुंचा, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसका अब ये नेक्स्ट चैलेंज गवर्नमेंट के लिए ये है कि इसका बेनिफिट आम आदमी तक पहुंचे।
और जब तक वो नहीं पहुंचेगा इस मैक्रो स्टेबिलिटी का कोई फायदा नहीं है। तो अब जो इन कमिंग ईयर सबसे बड़ा चैलेंज होगा फाइनेंस मिनिस्टर के लिए और गवर्नमेंट के लिए इज कि आम आदमी तक ये बेनिफिट पहुंचे। आज मुझे किसी ने फोन किया कि वो गाड़ी लेना चाहते थे इंस्टॉलमेंट पे हम्म। बैंक से, हम्म। तो उन्होंने कहा जी आप मेरी हेल्प कर दें, क्योंकि इंटरेस्ट आज भी बैंक जो है गाड़ी खरीदने पे 17% मांग बहुत रहा है। ले रहा है, हाँ, तो वेरी अब मच जाहिर टू सी हाई। बात है, आम आदमी जिसको एक एल्टो खरीदनी है, जिसको एक छोटी गाड़ी खरीदनी है, मोटरसाइकिल खरीदनी है फॉर हाँ। एग्जाम्पल, अब 17% इंटरेस्ट वो कहाँ से देगा? उसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं। तो बिल्कुल ये ऐसे। एक मैंने आपको एलिमेंट बताया है। इस तरह तो आप फूड के अंदर चली जाएं, दूसरी चीजों में चली जाएं, तो हर जगह जब तक ये रिडक्शन आम आदमी तक नहीं पहुंचेगा तब तक मैं नहीं समझता कि लोग ये फील करेंगे कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक कोई बेहतरी आई है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, एक तरफ ये खबर ना आपने जो देखी है, दूसरी तरफ एक और मसला है आपकी नज़र से गुजरी होगी, जहां हम ये देखते हैं कि कहा जाता है कि ये सूरत हाल बनी हुई है कि जी बेहतर नंबर्स हो रहे हैं, नंबर गेम्स का जो जिस मामले में उलझाया जाता है, लेकिन आम आदमी को नंबर गेम से नहीं और आम सेक्टर्स में नंबर गेम्स की बात नहीं होती। अब जैसे कि अभी मैंने आगाज़ में बताया आपको कि ये एक कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी के इजलास में ही ये पेश की गई है मोहम्मद अली साहब की जानिब से। और ये एक रिपोर्ट जिस तरह की आ रही है कि सरकारी गुज़िश्ता साल जो है इदारों में 10 सालों में उन्होंने कौमी ख़जाने पे कितना बोझ बने रहे। 23 इदारों ने कौमी ख़जाने का 55 खरब रुपए का नुकसान किया इन 10 सालों में। अब आप देखिए कितना अनफॉर्चुनेट है कि एक तरफ हम कह रहे हैं ना कि मईशत हमारी ठीक हो जाए, हम बेहतरी की तरफ चल जाए, IMF के पास हमें जाना ही ना पड़े, एक तरफ हम 55 खरब रुपए का नुकसान करें। ये तो उन्होंने सिर्फ इदारों की बात की है ना, जो एनर्जी सेक्टर है आपका, जितना वो नुकसान कर रहा है वो इससे भी ज्यादा है। ओ तो माय मैं ये गॉड। समझता हूँ कि जब तक ये देखिए, ये चीजें आपको आज से नहीं, पिछले 20 साल से 30 साल से ये मसाइल पाकिस्तान में चल रहे हैं, और हर गवर्नमेंट आती है और वो ये कहती है कि जी हम इसको ठीक करेंगे, वो बजाय ठीक करने के और खराब हो जाते हैं। तो एक चीज तो ये फैक्ट है ना कि गवर्नमेंट शुड नॉट बी डूइंग एनी बिजनेस। जब तक गवर्नमेंट बिजनेस में इन्वॉल्व रहेगी किसी किस्म का हो, वो बिजली का हो, वो एयरलाइन का हो, वो यूटिलिटी स्टोर का हो, वो जिस चीज का भी हो, उसकी तबाही होनी है, उसका और कुछ नहीं होना। और मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट का काम है कि आप ओवरसाइट रखें, आप ये देखें कि कोई बिजनेस ज्यादती ना कर रहा हो, कोई एयरलाइन ज्यादती ना कर रही हो, लोगों को ज्यादा फेयर ना चार्ज कर रही हो, लोगों के इन चीजों पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। गवर्नमेंट क्या करती है, खुद उस काम में इन्वॉल्व हो जाती है। अब जब आप खुद ये काम करेंगे, और ये पाकिस्तान की स्टोरी नहीं है, ये हर वो मुल्क की स्टोरी है जिसमें उन्होंने कोशिश की है हर काम खुद करने की। तो जितनी जल्दी हम इन चीजों से बाहर आ जाएंगे, आप देखिएगा हमारा खसारा भी कम हो जाएगा। आप देखिएगा हमारे बजट में हमारे पास पैसे अवेलेबल होंगे लोगों पे खर्च करने के लिए, जो कि अभी जाया हो जाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये मैं खुद ये 14 साल से देखता आ रहा हूं, और उससे पहले मेरे से पहले कितने लोग इसको देखते आए। तो मैं समझता हूं कि ये इस वक्त अगर पाकिस्तान ये चीजें सही नहीं करेगा तो हम फिर एक और नई क्राइसिस में आगे जाके आ जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल, अब अगर ये गवर्नमेंट ये चीजें रिजॉल्व कर ले और इनके इन इन इन, इन, इन इदारों से बाहर आ जाए, तो अब आप पीआईए को देख लें, कितने अटेम्प्ट हुए हैं पीआईए को प्राइवेटाइज करने, मगर वो नहीं होती। अब फिर अटेम्प्ट होने जा रहा है पीआईए को प्राइवेटाइज करने का। तो ये मॉडल ही ऐसा बनाया जाता है कि चीज प्राइवेटाइज ना हो, और ये हम ऐसे मॉडल्स को एंडोर्स करते हैं कि ये प्राइवेटाइज ना हो। तो जब तक हम ये करते रहेंगे एज गवर्नमेंट, एज ब्यूरोक्रेट्स, एज पॉलिटिशियंस, तो ये इशू तो रिजॉल्व होंगे ही। तो आप इस फेवर में है कि यानी कि पीपल्स पार्टी इस फेवर में है कि ये प्राइवेटाइज होनी चाहिए? देखें, पीपल्स पार्टी इस फेवर में है कि वो एक अल्फाज आप यूज करते हैं, बंदर बांट नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर ट्रांसपेरेंट प्राइवेटाइजेशन।
एंड विद दिस मैंडेट के गवर्नमेंट का रोल उसमें, ओवरसीइंग रोल उस प्राइवेटाइजेशन में जरूर है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है सईमान शाह साहब। एक तो हमने जैसे ये रिपोर्ट हमारी नज़र से गुजरी, अभी आपने भी कुछ चीज़ें हाईलाइट की, दूसरी तरफ एक और हम चीज़ देखते हैं, फिर हम वो आज वजीर ख़जाना का भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑफकोर्स जो उनका स्टेटमेंट आया है, फिर स्टेटमेंट देने से नहीं ना, हमें तो ग्राउंड रियलिटीज़ चेक करनी है ना सर। हम मजबूर हैं कि थोड़ी सी हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की तरफ चले जाते हैं, रिसर्च करके ले आते हैं। अब दूसरी तरफ एक खबर आज एक और कोट होती है कि टैक्स रेट बढ़ाने के बावजूद जायदाद की खरीदो फरोख्त पर सिर्फ 33 अरब इजाफी टैक्स जमा हो सका। इस पे भी इतना कियोस हुआ, इतना जो है वो ह्यूमन क्राई हुआ, और आप देखिए कि क्या अमाउंट है। नहीं, मगर उसकी वजह है ना, जी उसकी वजह ये है कि जब आपकी इकोनॉमी सिर्फ 1% ग्रो कर रही है, तो ये कहाँ से ये पैसे आएंगे टैक्स के? ये नहीं आएंगे। जब आप एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी में बैठे हुए हैं, आपकी में ग्रोथ नहीं है, रियल एस्टेट में तो तब आएगा ना। अब आप देखें कितने सेलर्स हैं आज, एक 120 गज के प्लॉट से लेके एक 4000 गज के प्लॉट वाला, एक 120 के घर से लेके एक 4000 के गज घर वाला, सब मार्केट में बेचने के लिए बायर नहीं है। और बायर इसलिए नहीं है कि आपके यहाँ इकोनॉमी ठीक नहीं है। आपके जितने बिल्डर हैं कराची में और पाकिस्तान में, वो सारे जाके दुबई में बिजनेस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ हालात ही नहीं है काम करने वाले, टैक्सेस इतने हैं, महंगाई इतनी है, इन्फ्लेशन इतनी है कि हमें यहाँ कोई चीज ही नजर नहीं आती कि हमें यहाँ बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीजें देखें, जब तक सही नहीं होंगी, टैक्स लगाने से कोई फायदा नहीं है। आप 100% टैक्स लगा दें, उससे कोई फायदा नहीं है। जब तक आपकी इकोनॉमी मूव नहीं करेगी, आपका सेक्टर मूव नहीं करेगा, ओनली देन यू विल गेट रेवेन्यू। और अगर आप उसको किल करते जाएंगे टैक्स से, तो फिर जाहिर सी बात है आपको ये तो 33 बिलियन भी आ गया। मैं तो समझता हूँ ये भी कमाल है कि हमें 33 बिलियन आ गया, मुझे तो इसकी भी उम्मीद नहीं थी। तो ये चीजें जब तक हम सोचेंगे नहीं, और टैक्सेशन हमेशा होनी चाहिए प्रोग्रेसिव। हम लगाते हैं बाय फोर्स टैक्सेशन, तो उससे कभी कोई अच्छे रिजल्ट नहीं आते। सर लेकिन एक मसला और भी है ना, टैक्स तो दे रहे हैं पाकिस्तान के लोग, लेकिन वो कहते हैं कि इन रिटर्न तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, हमें कोई फैसिलिटी, कोई सब्सिडी कुछ भी नहीं है जिस तरह से बाहर ममालिक में होती है। और एक सवाल मेरा और है, वो आप ही के सवाल से मेरे जहन में आया, अभी आपने से कहा ना कि गवर्नमेंट को बिजनेस नहीं करना चाहिए, लेकिन हम एयरलाइंस के एतबार से दीगर ममालिक की तरफ देखें, पड़ोस में देखते हैं एमिरेट्स को, उससे थोड़ा आगे चले जाते हैं हम टर्किश एयरलाइन को देखते हैं, ज़्यादातर ये गवर्नमेंट ओन्ड जो है वो एयरलाइंस हैं, लेकिन उनको देखिए उनकी प्रोग्रेस कहाँ जा रही है। और वो पीआईए जिसने ट्रेनिंग दी इस किस्म की एयरलाइंस को, वो आज को कहाँ चली गई? उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि वो अपने इदारों को सपोर्ट करते हैं और इंडिपेंडेंटली चलने देते हैं। एमिरेट्स का जो सीईओ है वो ही इज फ्रॉम यूके। इत्तेहाद एयरलाइन का जो सीईओ है ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो वो, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो इंडिपेंडेंटली कमर्शियली अपने इदारे को चलने देते हैं। हम तो चलने नहीं देते अपने इदारे को। हम तो जितनी इंटरफियरेंस हर कोई कर सकता है उस इदारे में करता है, तो वो कैसे चलेगा? आपने तो ये अच्छी एग्जांपल्स दे दी ना। आप एयर इंडिया को देख लें, जी आप बांग्लादेश एयरलाइन को देख लें, आप दूसरे मुल्कों को। इंडिया जैसे मुल्क को जो इतना प्रोग्रेस कर रहा है, उसको क्या जरूरत थी एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने की? और एक दफा नहीं हुई प्राइवेटाइज, वो 3 दफा हुई। तो एक मसला दफा इंतजामी मामलात का है, हम लोग की अपनी इंटरफेरेंस का है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये और हम ये एटीट्यूड क्यों नहीं चेंज कर पा रहे हम लोगों का? बस वो हमारे सिस्टम में है, हमारी नेचर में है। हम सब चौधरी हैं, तो जब तक सारे चौधरी रहेंगे तो फिर यही होगा इदारों का। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने माशी एतबार से बात कर लिया है, लेकिन एक और नहर का मामला, कनाल्स का मामला भी हम देख रहे हैं जिस तरह से हुआ हुआ है। और आज हमने देखा है कि इसके ऊपर जो है वो इजलास भी बुलाया वज़ीर आज़म ने, और जिस तरह से नहरों के मामले पे और ये मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास भी आज तलब हुआ है, क्या आपको लगता है कि इसमें ये मामला हल हो जाएगा? देखिए, मैं तो समझता हूँ ये मामला हल हो चुका है। अब देखें, जब इतनी हाई लेवल पे एक मीटिंग हो चेयरमैन बिलावल की,
प्राइम मिनिस्टर की, उनके सीनियर मिनिस्टर्स की, हमारे सीनियर मेंबर्स की, मैं नहीं समझता कि उसके बाद अब ये मसला ना हल हो। ये 100% मसला हल होगा और खुश असलूबी से होगा, और जैसे पॉलिटिकल लोग मसला हल करते हैं वैसे ही होगा। मैं समझता हूँ ये डिले हुआ, इसको डिले नहीं होना चाहिए था। गवर्नमेंट को पहले इसको एड्रेस करना चाहिए था, और अगर वो पहले इसको 2 महीने 3 महीने पहले एड्रेस कर लेते, जब पहले दिन ये इशू बना था, आज तक ये मसला होता ही नहीं। वेरी क्विकली लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी फॉरेन अफेयर्स पे भी बहुत गहरी निगाह है और आप देख रहे होते हैं चीजें। वजीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान से डील की इजाजत नहीं देंगे, वजीर दिफा का ये स्टेटमेंट है। और आपको पता है, चूंकि सागदार साहब भी गए और सारा जो बना हुआ इस वक्त माहौल हमारे साथ पड़ोसी मुल्क के साथ, अफगानिस्तान के साथ, उन्होंने दोनों को टारगेट कर दिया है, वजीर आला को भी और गवर्नर को भी। गवर्नर आपके वहां पे, तो ये इत्तेहाद में इतनी दरारें और इतनी धूरियां जो होती जा रही हैं, और वजीर दिफा का स्टेटमेंट आना ऑफ कोर्स एक रिस्पॉन्सिबल ओहदा है, वहां से स्टेटमेंट आ रहा है डायरेक्टली। देखिए, मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली फॉरेन पॉलिसी इज नॉट एन इशू ऑफ प्रोविंसेस। मैं समझता हूँ कि इस पॉइंट ऑफ व्यू तक तो मैं समझता हूँ उनका स्टेटमेंट सही है। ठीक है। मगर देखें, प्रोविंसेस हमेशा इंडिपेंडेंट हैं 18th अमेंडमेंट के बाद, और प्रोविंसेस कैन गो एंड इंटरेक्ट विद कंट्रीज, कैन गो एंड डू बिजनेस डायरेक्टली। इस पे कोई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, अगर तो वो कोई पॉलिसी मैटर पे बात करने जा रहे हैं, अगर तो वो कोई ऐसे इशू पे बात करने जा रहे हैं जहाँ के फेडरल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ फॉरेन पॉलिसी का इन्वॉल्वमेंट है, ये उनके मैंडेट में नहीं है। बट एज फार एज डीलिंग विद अदर कंट्रीज, पंजाब गवर्नमेंट भी डील करती है, सिंध गवर्नमेंट भी डील करती है, और मैं समझता हूँ ऑल प्रोविंसेस कैन डील इंडिपेंडेंटली इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर प्रोविंसेस। मगर अगर कोई फॉरेन पॉलिसी का इशू है, और मुझे लगता है कि ख्वाजा आसिफ साहब उसी पैराहे में कह रहे बात कर रहे हैं हाँ। कि आप फॉरेन पॉलिसी पे और पॉलिसी मैटर्स पे डायरेक्टली किसी मुल्क से बात नहीं कर सकते, और अगर वो बात करना भी चाहते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लें, फॉरेन ऑफिस को ऑन बोर्ड लें, उनको साथ लेके जाएं। ऐसा कोई इशू नहीं है। मगर डायरेक्टली अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूं कि वो आप यू आर गोइंग आउट ऑफ योर मैंडेट। यू आर गोइंग आउट ऑफ योर मैंडेट। बहुत शुक्रिया सलीम मानवी वाला साहब, हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वजीर खजाना और सेंटर हैं इस वक्त जी, और बहुत खुल के बात करते हैं हमेशा जब बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, लीगी हुकूमत की बात करेंगे। लिहाज से मुश्किलात के दलदल में सब फंसी हुई महसूस हो रही है। सरहद पार से जो जंग के नारे लग रहे हैं वो भी वजीर आजम शहबाज शरीफ के लिए सर दर्द का बाइस हैं। मुल्क के अंदर भी सूबे वफाक को आंखें दिखा रहे हैं। वजीर आला के पी के अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत से अफगानिस्तान के मामले में गिला शिकवा किया। उसके जवाब में ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। वो अगर वो राय देना चाहते हैं तो ज़रूर आके दें। तो मीटिंग वगैरह यहाँ पे होती है तो उसमें अपनी राय दें, असिस्ट करें यहाँ पे वफाकी हुकूमत को कि उनका क्या, उनके करीब क्या इसका हल हो सकता है, वो किस तरह मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि इसको इंडिपेंडेंटली अफ़गानिस्तान के साथ डील करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि वफाक उसकी इजाज़त देगा, ना आइन देगा ना कानून उसकी इजाज़त देगा। वो अगर वो राय देना चाहते हैं तो ज़रूर आके दें। तो मीटिंग वगैरह। अब बात ये है कि शिकवा गवर्नर केपी के भी कर रहे हैं। कैनाल्स के मामले पर सिंध में आग भड़की। पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम का रद्द-ए-अमल देखकर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर तनकीद शुरू की। हालांकि लीगी रहनुमा आज भी कह रहे हैं कि कैनाल्स के मामले पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने हामी भरी थी। वफाकी हुकूमत के पास चैलेंजेस बहुत हैं, उनको हल करने के लिए बजाय हुकूमत तहरीक इंसाफ को लोगों को सजा देने में ज्यादा दिलचस्पी रखती है। क्या सवाल ये है कि क्या लीगी हुकूमत को इस वक्त भारत को टफ टाइम देना है या खान साहब को स्टिल, क्योंकि आज भी जो है वो कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं 9 मई के केसेस में। इन्हीं सब पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं तारिक फजल चौधरी साहब हैं, मैंने है वजीर हैं वफाकी मुस्लिम लीग नून से, उनको खुशामदीद कहूंगी। बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। तारिक फजल चौधरी साहब, ऑफ कोर्स बहुत सारे चैलेंजेस हैं हुकूमत के फ्रंट पर और हुकूमत उनसे निबर्द आजमा है। सबसे पहले बात करते हैं कैनाल्स की। आज मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाया गया है। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इस वक्त सिंध में जो है वो गम गुस्सा भी है
और एक प्रेशर है। बिलावल साहब के साथ मिलकर शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेशर की, लेकिन उसके बाद भी अभी तक जो यहाँ पे ऑपोजिशन की जमातें हैं, जो वकला बरादरी है और जो दीगर लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी, जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा, जब तक हम नहीं समझेंगे और नहीं उठेंगे। क्या कहते हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, गुजारिश ये है कि इस तरह के मामलात को जो कि बड़ी संजीदा नौइयत के होते हैं और सूबे उसके बारे में अपनी अपनी राय रखते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमने ये कहा था कि जो तकसीम है वसाइल की सूबों के दरमियान, उसके लिए बाकायदा आइन में और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ माहदे हुए हैं, जैसे ऐसा है, ये आप ये कहें कि फार्मूला तय है, कोई भी इसको तब्दील नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद हमने ये बात कही कि हम, चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, तो उनके साथ मुशावरत के साथ CCI में डिस्कशन के बाद इसका फैसला किया जाएगा। लेकिन उससे पहले भी जब मुलाकात होती है चीफ मिनिस्टर सिंध की प्राइम मिनिस्टर से, तो कैनाल के हवाले से ये कहा जाता है कि अभी हम इसको नहीं बनाने जा रहे। ये बात अगर प्राइम मिनिस्टर और CM सिंध की लेवल के ऊपर मीटिंग में सामने आ जाती है, तो मेरा ख्याल है उसके बाद किसी मजीद छोटी की जरूरत नहीं है। सिंध में जो कौमी शाहराएं हैं उन्हें ब्लॉक करना, अवाम की जिंदगी में तातुल पैदा करना, और वो जो शाहराएं ब्लॉक हैं वो इंट्रा सिटी ट्रैफिक नहीं है, इंट्रा प्रोविंशियल ट्रैफिक है। पूरा पाकिस्तान वहाँ से गुजरता है। पाकिस्तान की मईशत की वो एक आम शाहराग है, तो वहाँ पे इस तरह का तातुल पैदा करना, और फिर कल मैंने जो मनाजर देखे, तोड़ फोड़, लूट मार, बाजार बंद है और दुकानों से चीजें उठा के लोग भाग रहे हैं, ये क्या मनाजिर है? और हम क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने सूबे से मोहब्बत है और हम दुकानदारों का सामान लूट रहे हैं और बाजारों में जो है वो टेरर फैला रहे हैं। अगर आपको इसमें ये चाहिए कि इसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या है गवर्नमेंट का, तो सामने आ चुका है। बाकी ये तहरीरी तौर पर भी ये फैसला जो है सामने आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि अब इसमें सिंध के हमारे भाइयों को इसमें मजीद प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है और इससे मजीद जो है अपने सूबे को नुकसान करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और मामला है। एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि ये सारा मामला बना हुआ है कैनाल्स के इशू पे, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अफगानिस्तान का मामला है, जिसके ऊपर इस वक्त हम देखते हैं कि एक तरफ वफाकी हुकूमत है, ख्वाजा आसिफ साहब का सॉर्ट अभी आपने सुना, पहले गिला शिकवा किया था अली अमीन गंडापुर साहब ने वफाकी हुकूमत से इस मामले पे, उन्होंने किया अफगानिस्तान के मामले पे। फिर उन्होंने ना सिर्फ वजीर आला बल्कि गवर्नर को भी पॉइंट आउट किया। अभी सलीम मांडवी वाला साहब आपके से पहले मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि बिल्कुल कि फॉरेन पॉलिसी पे बात फेडरल की है, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद सूबों का जवाबदीद है और उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए हुकूमत को। क्या कहेंगे? देखिए, जो अहम कौमी इशूज होते हैं उस पर सूबों को बिल्कुल ऑन बोर्ड लेने में कोई हर्ज नहीं है। पाकिस्तान की इकाइयां हैं, चारों सूबों मिलते हैं तो पाकिस्तान बनता है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सूबों को भी ये चाहिए कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए अभी जो अफगानिस्तान वाली बात आपने की अली बिन गन्नापुर साहब वाली, वो दैट वाज ओनली जस्ट प्लेइंग विद द मीडिया, और उसमें वो क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो तो फेडरेशन का मामला है ना, सूबे साथ मिलते हैं, सूबे जो है वो इकाई का हिस्सा होते हुए जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है जिम्मेदार है आपकी डिफेंस की, आपकी फॉरेन पॉलिसी की, आपकी फाइनेंस की। उसमें सूबे 18वीं तरमीम के बाद जरूर बाख्तियार है, मजीद भी इनको बाख्तियार करने में हमें कोई यार नहीं है। लेकिन आपको ये देखना है कि सूबाई इख्तियारात कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ खत्म होते हैं, और जहाँ आपके इख्तियारात खत्म होते हैं वहाँ से वफाकी इख्तियारात जो है वो शुरू होते हैं। और ये मामला तमाम सूबों के साथ है, ये KP के साथ नहीं है। तो हम तो जो सूबाई और हमारी तमाम तर जो है वो इनपुट और जो आप ये कहें कि रजामंदी शामिल थी, ये जो तरमीम हुई 18वीं तरमीम, और उसके बाद सूबे जो हैं वो खुद मुख्तार हुए और आज भी हम उसके हक में हैं। ठीक हो गया। अब चलें, ये तो हमने इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे बात कर ली, अब बात करते हैं हम अपने फ्रंट की। भारत ने एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और इसके बाद से हम देख रहे हैं सिंतास मुआहिदा हो या कोई भी मामला हो, भारत अपनी हटदर्मी पर और जारहाना पॉलिसीज को लेकर जारी व सारी है। हैविंग सेड दैट, इस तरह से उसमें आज आलमी बैंक से हमारी मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और सारी चीज़ें चल रही हैं। वज़ीर ख़जाना का एक स्टेटमेंट आता है, उनसे पूछा गया कि जी आलमी बैंक से भारत की तरफ से सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली पर कोई बात हुई, तो उन्होंने इसका जवाब नफ़ी में दिया। क्या हुकूमत की प्रायोरिटी और पॉलिसी में ये नहीं है कि जब वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात हो रहे हैं
और चूंकि वर्ल्ड बैंक इसका सालिस है, सॉलिसिटर है बीच में, तो मीडिएटर है, तो उसके साथ जो है वो एंगेजमेंट में ये बात भी हाईलाइट की जाए। देखिए बात ये है जी कि गवर्नमेंट जो है वो मुकम्मल, आप ये कहें कि मेहनत से अपनी बड़ी कमिटमेंट के साथ पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं उनको बेहतर कर रही है, किए हैं। हमारे जो टारगेट्स थे वो अचीव हो रहे हैं। IMF के साथ जो हमें एक मजबूरी के आलम में एक मुआहदा करना पड़ा, उसके भी अपने मुआहदे के तकाजे हैं, शराइत हैं, वो भी हमने फुलफिल करनी है, और वो एक इंटरनेशनल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी हम कर रहे हैं। और उसी से जो है इंशाल्लाह आपके मुल्क के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, सरमायाकारी आ रही है और बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। बाकी इंडिया की जो बात है, देखें इस सूरत हाल में मैं ये कहूँगा कि इंडिया ने जिस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है, तो पूरी दुनिया के सामने उसकी हकीकत जो है और उसका झूठ वो आया हुआ है। और पाकिस्तान ने, पूरी कौम ने जिस तरह यकज़बान होके पूरे इत्तेहाद के साथ इस कमिटमेंट का इजहार किया है कि इंडिया की किसी भी तरह की कोई जारियत होगी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर अपनी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं, उसके साथ खड़ी हुई है और उन्हें बाकायदा बूस्ट दी है, बाकायदा उन्हें एक स्ट्रेंथ दी है कि हम आपके साथ हैं। और इंडिया किसी भी, अगर उसने कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश की पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पाकिस्तान की इज्जत, सोवरेंटी, तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब दें और हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि गैर मामूली आप ये कहें कि इत्तेहाद और एक गैर मामूली नज़म आपको पूरी कौम में और एक मिली जज्बा आपको नजर आया है। और वो इस बात का मजर है कि हम एक जिंदा कौम है और अपने सियासी इख्तलाफात हों, एक इलाकाई इख्तलाफात हों, वो अपनी जगह पे, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आएगी, पाकिस्तान की सालमियत इज्जत की बात आएगी और पाकिस्तान के दिफा की बात आएगी, तो फिर हम सब एक हैं और हम सब अपने अस्करी इदारों के साथ और दिफा करने वाले इदारों के साथ खड़े हैं। अच्छा, इसी मामले पर आज भारतीय इक़दाम पर, इसी सारे मामले पे, इशू पे आज हमें आलमी अदालत इंसाफ हमें जाना भी था, लेकिन वो मनसूख कर दी गई, तो ये इसकी क्या वजह सामने आई है? देखिए ये जो मामलात होते हैं टेक्निकल होते हैं कि कब आपने रब्ता करना है जो आलमी अदालत है उससे, और ये लीगल मैटर होते हैं, ये पॉलिटिकल मैटर तो है नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो सो कॉल्ड तातुल की बात की है इंडिया ने सिंतास मुआहदे में, वो मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा था कि कोई टूटी तो है नहीं जो इंडिया ने बंद कर देनी है सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के बाद, और पाकिस्तानी जो है वो और जो पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ आने से 10 मिनट में रुक जाएगा। अगर उन्होंने कोई मजमूम हरकत करने की कोशिश की, सिंध का पानी रोकने की कोशिश की, तो इसमें भी उन्हें साल लगेंगे, और अगर उन्होंने कोशिश की तो फिर उन्हें जवाब भी आएगा इंशाल्लाह, और ठीक जवाब आएगा। अच्छा, एक इसमें बस लास्ट सवाल ये है वापस से कि आज ऑपोजिशन ने एक बात ये की है कि जी एक तरफ भारत का मामला है जिसपे पूरी कौम इकट्ठी हो गई है, ऑपोजिशन भी, लेकिन एक तरफ 9 मई के वाक़यात में आज भी गिरफ्तारियां की हैं। हुकूमत पंजाब में सनम जावेद, उनके शौहर को गिरफ्तार कर लिया है। ऑपोजिशन कहती है कि या तो इकट्ठा हो जाएं, एक पेज पर आ जाएं, या फिर ऑपोजिशन को ही दीवार से लगाते रहें। देखिए कोई अपोजिशन को दीवार से नहीं लगा रहा। ये जो गिरफ्तारियों की बात हुई है, ये 9 मई का जो बदकिस्मत और मैं ये कहूँगा कि इंतहाई काबिल मजम्मत जो वाक़या हुआ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह अस्करी इदारों की तनसीबात पे, शुहदा की यादगारों पे हमला किया, वो बिल्कुल एक अलग वाक़या है। और उसमें मुलविस जो लोग हैं उन्हें तो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिसऑन करती है। वो कहते हैं जनाब कि इन लोगों को पकड़ें, इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक नहीं, मुतअद्दिद बयानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन के उनके मौजूद हैं कि जी 9 मई के मुलविस जो मुल्ज़मान हैं आप उन्हें बिल्कुल पकड़ो। उसका कौमी इबादत से क्या ताल्लुक है? मैं तो समझता हूँ कि जो जिस हम कौम की यूनिटी की बात कर रहे हैं, उसका तकाजा इस बात में है कि जो इस तरह के कौमी मुजरिम हैं, 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलव्वस हैं, उन्हें कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। और ये कोई गवर्नमेंट की प्रायोरिटी इस तरह नहीं है कि सारे काम छोड़ के भाई 9 मई के मुल्ज़मान को टारगेट करना शुरू कर दो। ये इदारे काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं। और गवर्नमेंट, हमारा फॉरेन ऑफिस, हमारे अस्करी इदारे, ये सारे जो हैं ये इस फ्रंट के ऊपर, और पूरी कौम जो है इस फ्रंट के ऊपर इंडिया के खिलाफ हमने क्या रद्देमल देना है, वो बड़ा खूबसूरत रद्देमल आया है, बड़ा मजबूत रद्देमल आया है। और हमने एक बड़ा जिंदा जावेद कौम होने का सबूत दिया है, वो बिल्कुल एक अलग बात है।
ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वाकई वजीर मुस्लिम लीग नून से एनर्जी। और यहाँ एक वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। दे रहे हो? हाँ हाँ, तो अभी कितने देर में आ रहे हो? बस फिर एंड तक जाएंगे। एक सेकंड, मैं अभी फैसल से बात करती हूँ। हेलो फैसल, वो मैंने असद कैसर को लेना है, कह रहे हैं 16 मिनट के कमर्शियल हैं, अभी तो 38 ही हुआ है। भाई वो करवाओ यार, बस अभी टाइम ही नहीं है, क्योंकि मुझे असद कैसर का 15 मिनट का सेगमेंट लाजमी करना है उसके साथ। ओके ओके ओके, चलो आ रहे हैं फैसल, देखेंगे अभी। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क में इस वक्त जंग की सूरत हाल बनी हुई है, सरहदों पर कशीदगी है। हुकूमत अवाम और सियासतदानों को इस मौके पर एक करने के नारे लगा रही है, मगर पहली बार सियासी हलके बटे हुए हैं। तहरीक इंसाफ जो कि इस मुल्क की सबसे ज्यादा वोट बैंक रखने वाली जमात है, वो भी बिखरी बिखरी और अलग थलग नजर आ रही है। दूसरी जानिब शिकवा गवर्नर केपी भी कर रहे हैं। कैनाल्स के मामले पर सिंध में आग भड़क उठी है। पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम का रद्दअमल देखकर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर शदीद तनकीद शुरू कर दी है। हालांकि लीगी रहनुमा आज भी कह रहे हैं कि कैनाल्स के मामले पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने हामी भरी थी। वफाकी हुकूमत के पास चैलेंजेस बहुत हैं उनको हल करने के बजाय, लेकिन हुकूमत तहरीक इंसाफ के लोगों को सजा देने में ज्यादा दिलचस्पी रखती है। और आज भी इसी सिलसिले में 9 मई की कुछ गिरफ्तारियां आज भी हुई हैं। सवाल यह है कि क्या लीगी हुकूमत को इस वक्त भारत को टफ टाइम देना है या खान को? आइंदा आने वाला बजट भी IMF शुदा होगा। हुकूमत उसके लिए क्या प्लान बना रही है गरीब को रिलीफ देने के लिए? दूसरी जानिब बानी PTI जेल में है, क़यादत में बड़ा फुकतान नजर आता है। कौमी महाज पर फैसले जल्द और मुत्तफक़े नहीं हो पा रहे। PTI में दरारें ऐसी पड़ चुकी हैं जो शायद ही भरी जा सके, और पार्टी इस वक्त हालत में है कि ना वो एहतजाज कर सकते हैं और ना बयानियां बना सकते हैं। और ऐसा कहना है शेर अफजल मरवत का। क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। मार के निकाला गया है, और मेरे ख्याल में जिसकी भी थी एक दिन वही लात टूटेगी। इन लोगों ने खान के साथ और पार्टी के साथ अजहद ज्यादतियां की है। ना किस फैसलों ने पार्टी को किस मकाम पे पहुंचा दिया। ना हम एहतजाज के काबिल रहे, ना सियासी मूवमेंट चला सकते हैं। कोई कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आखिर वो कौन है जो फैसले कर रहा है? पार्टी जिस कदर क्या बिखरी है उसका जिम्मेदार कौन है? शेर अफजल जैसे लोगों को पार्टी में रखना गलत था या निकालना? PTI के वकील ने शेर अफजल मरवत को पार्टी में रखने के फैसले को गलत करार दिया। क्या कहा, आइए सुनते हैं। शेर अफजल मरवत साहब पिछले जिन्ना भी अरसा वेख्या उन्होंने बड़े दबंग किस्म नाल स्क्रीन ते हमेशा नजर आए थे, बड़े पावरफुल नजर आए। बट ए हुण कि अचानक ही होया, कड़ क्यों दिता गया उन्होंने पार्टी चों? देखो ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ कि अब सवाल ये है कि पार्टी को इस नहज पर लाया कौन? क्या किसी साजिश के तहत पार्टी को कमजोर किया गया है? और अगर खान साहब मजीद कुछ अरसा जेल में रहते हैं तो कितना डैमेज क्या हो सकता है? यही सवाल हो रहा है हर तरफ। दूसरी जानिब हुकूमत हर लिहाज से कमजोर पड़ चुकी है, तो PTI को ही क्यों कल्ट समझ के दबाती है और ये बात करती है कि जी वो एक कल्ट है। जितने वोट कारकुन तहरीक इंसाफ के पास है, इतनी अहमियत क्यों नहीं दे रही? और तहरीक इंसाफ अब आगे क्या बयानियां रखेगी, इस सब पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं असद कैसर हैं, मरकजी अहम रहनुमा है, सीनियर रहनुमा है, साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, मौजूदा MNA हैं, उनको खुशामदीद कहूंगी। बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब कि आपने हमें कीमती वक्त दिया अपना। असद कैसर साहब, सबसे पहले तो कैनाल्स के मामले पर मैं आपकी राय भी चाहूंगी, क्योंकि एक तरफ ये मामला है, आज मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास भी बुलाया गया, इंतहाई अहम मामला है। जिस तरह मिनरल्स एंड माइंस का मामला KP के मफादात से जुड़ा है और सारे वहाँ पे समझते हैं कि उसकी अहमियत कितनी है, उसी तरह कैनाल्स का मामला यहाँ सिंध में पानी के मामले से इंतहाई अहम हैसियत का हामिल है। क्या कहते हैं आप, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि इस वक्त
ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जब वो कोई इसी बड़े लेवल पे कोई मंसूबे को ऐलान करे, उसके लिए CCI की प्लेटफार्म से जो है ना, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, उसके अंदर डिस्कशन होनी चाहिए थी और उसके अंदर जो है ना इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए थी। और जो आईन और जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर तमाम चीजों के लिए, उसको अडॉप्ट करना चाहिए था। लेकिन अफसोस ये है कि जिस तरह ये हुकूमत नाजायज है और नाजायज तरीके से जो है इसने मैंडेट चोरी करके बैठे हैं, इसको न आइन की फिक्र है, न कानून की फिक्र है, न कौमी यकजहती की फिक्र है। तो ये जो इन्होंने डिसीजन दिया है, सबसे पहले तो ये एक इर्रेस्पॉन्सिबल डिसीजन था। जब अगर कोई इस किस्म का डिसीजन लेना चाहता थे, कौमी कंसेंसस बिल्ड करनी जरूरत थी, स्टेक होल्डर की डिबेट जरूरी था, उसके ऊपर जो है ना लोग पूरी कौम को एतमाद में लेना चाहिए था। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि ये जो इन्होंने फैसला किया था, ये एक प्री मेच्योर था और इसके लिए जब तक कौमी कंसेंसस ना हो, इस किस्म का कोई फैसला जो है ना वो काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, कंसेंसस ना हो जब तक काबिल कबूल नहीं है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अफगानिस्तान का मामला, एक तरफ भारत का मामला है, दूसरा अफगानिस्तान से निगोशिएशंस और मामलात और मुज़ाकरात का मामला है। हमने देखा इसहाक डार साहब वहाँ पहुँचे भी और वहाँ जाके भी बात हुई, लेकिन मुल्क के अंदर हम देखते हैं कि सूबे यही गिला करते हुए नजर आते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जो कि वज़ीर आला हैं KP के, उन्होंने वफाकी हुकूमत से अफगानिस्तान के मामले में गिला शिकवा किया, तो उसके जवाब में ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि जी ये गवर्नर को भी उन्होंने कहा और वज़ीर आला दोनों को कहा कि अफगानिस्तान से डील की इजाज़त नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी को भी टोक रहे हैं कि गवर्नर उनका है और PTI को भी टोक रहे हैं। अभी सलीम मानवीवाला साहब भी थे प्रोग्राम में और तारिक फजल चौधरी साहब, मैं उनसे भी यही सवाल करी थी। तो सलीम मानवी साहब का कहना था कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हैं और अपना डिसीजन लेने की अहलियत रखते हैं। वफाकी हुकूमत की ऑफकोर्स फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन उनको चाहिए कि वो हमें ऑन बोर्ड लें। आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि मैं समझता हूँ कि ये मरियम बीबी किस खाते में जाती है और वहाँ चाइना में जो है ना मुआहदात करती है, एग्रीमेंट्स करती हैं, तो वो तो ठीक है। जब हमारे बॉर्डर पे हमारा बॉर्डर है बहुत बड़ा, वहाँ हमारी जो है ना सारे इकोनॉमी अफगानिस्तान के ऊपर जो है ना बेस्ड है, वहाँ हमारे कल्चर एक है, हम एक ही लोग है, हमें उसके साथ बहुत जो है मुश्तरकात है। तो हम समझते हैं कि इस वक्त, और आप इस हालत में आपने बचाइए कि आप उसके साथ मजीद ट्रेड के मामलात को आगे बढ़ाते, आप कारोबार को जो है ना मजीद इस्तेहकाम देते, आपने वो भी खत्म किया, उसके साथ एक दुश्मन जैसा रवैया रख के, एक गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना के मजीद अपनी दुश्मन बढ़ा दिए। तो ये, और साथ अभी जो सिचुएशन है आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ जो आपने रवैया किया, एक अफगानिस्तान के साथ भी टेंशन है, फिर इंडिया के साथ जो इस वक्त कुछ हो रहा है। तो ये जो इस वक्त हुकूमत पे बैठे हैं, इनके पास न अक्ल है, न इनके पास कोई प्लान है, न कोई मंसूबा है, न कोई सोच है, क्योंकि ये मैंडेट इसके पास नहीं है। दूसरी वजह से ये इस तरह कर रहे हैं कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है। और पाकिस्तान इस वक्त, तो मैं समझता हूँ कि इमीडिएटली अफगानिस्तान के साथ अपने मामलात जो है ना प्रॉपरली डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए हल करने चाहिए। वहाँ ट्रेड को जो है ना बढ़ावा चाहिए। वो हमारे लिए सबसे अहम जो है ना सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, रशियन स्टेट है, बहुत बड़ा मार्केट है, हमारी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ सकते हैं। आप जो है ना वहाँ दहशतगर्दी के लिए तो, जंग के लिए तो हर वक्त तैयार होते हैं, लेकिन तिजारत के लिए, कारोबार के लिए जो है ना आप ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि वहाँ दुश्मनियां बना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुल्म है। हमें चाहिए कि अगर मरियम को इजाजत है कि वो बलूचिस्तान जा सकती है, तो हमारी हुकूमत को क्यों नहीं इजाजत अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए, कारोबार के साथ एस्टेब्लिश करने के लिए उसको वो नहीं है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और ख्वाजा आसिफ जैसे गैर जिम्मेदार आदमी जो कभी कहते हैं कि मैं अफगानिस्तान के ऊपर हमला करूंगा, और तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम तो खुद जो है ना, तो मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ी बहुत आपके ऊपर मुश्किल आई तो हमें पता है कि तुम्हारी चीखत कहाँ से कहाँ निकलेगी। बहरहाल मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी का वक्त है, हमें तमाम पड़ोसी के साथ जो है ना बेहतर ताल्लुकात की तरफ तवज्जो करनी चाहिए और अपने उसके साथ अपने रवाबित जो है ना डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए इस्तेमाल करनी चाहिए। और अच्छा, और इस मामले को खासतौर पे जो पाक भारत का है, उसको आप कैसे देखते हैं? हुकूमत इसको सही हैंडल कर रही है आपकी नज़र में? मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है ना इसकी कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है
इस हालत में भी अभी आपने खुद कहा है कि इस तरफ इतनी बड़ी जंग की हालात जो है ना बादल मंडरा रहे हैं और जिस तरह तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये क्रैक डाउन कर रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी पार्टी है इमरान खान जो है ना, अवाम ने उसको मैंडेट दिया, वो जेल में है और एक जारी वज़ीर इधर बैठा है। मैं फिर भी ये बात कहना चाहता हूँ कि हम किसी तौर पर ये नहीं चाहते कि अपनी सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान को कंट्रोल करें। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान इज फर्स्ट। पाकिस्तान के लिए हम हर किस्म की कुर्बानी दे सकते हैं और हम ये समझते हैं कि अगर हुकूमत समझती है कि इस हालात का मुकाबला करे तो इसके लिए चाहिए ये कि ये जो डिप्लोमेटिक चैनल है उसका बहुत सारा इस्तेमाल करे और मुल्क पे कौमी यकजहती पैदा करने के लिए इमरान खान के साथ जो जुल्म हो रहा है और उसको जो नाजायज जेल में बंद किया उसको जो है ना जेल से निकालना चाहिए। सर आखिरी मेरा सवाल है बस आपसे, बजट आ रहा है आगे और हम देख रहे हैं कि माशी नंबर्स भी क्या हैं वो आपके सामने, ग्राउंड पे जो रियलिटीज़ हैं वो हम सब देख रहे हैं। इस दफ़ा बजट में हुकूमत को कोई टफ टाइम देने जाएगी अपोजिशन, कोई प्लान तैयार किया है? बिल्कुल हम करेंगे, हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी एहतजाज के तरीक़ार है और जब सिर्फ डिबेट भी करेंगे, उनकी जो बजट है उसके ऊपर देखेंगे कि जहां उन्होंने आवाम के साथ मजीद अगर टैक्स बढ़ाते हैं या कोई करते हैं इसके ऊपर जो है ना बात भी करेंगे और जो एहतजाज के जरिए उसको भी इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया असद कैसा, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और मैं कौमी असम्बली तक हमारे साथ मौजूद थे। मरकजी रहनुमा है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कह के गए जी कि अगर हमें ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी CKP और गवर्नर को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के इजाज़त नहीं है कोई डील करने की, बात करने की, मुज़ाकरात करने की पड़ोसी मुल्क से, तो फिर मरीम नवाज़ साहिबा किस हैसियत में और किस ज़मन में वो दौरे कर रही हैं और साथ जा रही हैं दीगर ममालिक के, और बलूचिस्तान भी एक बहुत बड़ा सवाल उठा के गए हैं ऑपोजिशन की तरफ से असद कैसर साहब। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान बसफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।